हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में हम यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ेंगे आज। एक तो हमारा हो गया विटामिन B9 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और परनीशियस एनीमिया, है ना। तो तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं ना। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चीज़ें देखते हैं नॉर्मल, है ना। 3 चीज़ें नॉर्मल क्या देखेंगे कि जो हमारा आयरन है वो हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है ना। उसके बाद हो गया हमारा विटामिन B9 हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, विटामिन B9। उसके बाद हो गया हमारा विटामिन B12। तो आप मेरे को बताओ ये तीनों चीज़ें हमारी कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, विटामिन B12, है ना। तो आयरन हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जब हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ा था तो हमने उसमें देखे थे DMT1 हमारे प्रेजेंट होते हैं ना। तो DMT1 हमारे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्या कराते हैं, एब्जॉर्प्शन कराते हैं आयरन का, है ना। तो D से DMT और D से DMT1 और D से हमारा हो गया ड्यूडेनम, है ना। तो आयरन हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है ना। उसके बाद हो गया विटामिन B9 हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है ना। ये हमारा होता है जेजुनम में। उसके बाद हो गया विटामिन B12 हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ये हमारा होता है टर्मिनल आइलियम में, है ना, टर्मिनल आइलियम। तो सबसे पहले हमने देखा कि आयरन हमारा एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में, विटामिन B9 हमारा होता है जेजुनम में और विटामिन B12 हमारा कहाँ पे होता है, टर्मिनल आइलियम में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। हम यहाँ पे टेबल बना के दोनों चीज़ें याद करेंगे टेबल से, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और ये हमारा हो गया विटामिन B9 डेफिशिएंसी, है ना। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि हमारा डाइटरी सोर्स क्या होता है B12 का, है ना। तो B12 का हमारा सोर्स क्या होता है, B12 हमारा मिलता है एनिमल प्रोडक्ट से, है ना। तो एनिमल प्रोडक्ट्स, कोई भी हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे हो गए मिल्क हो गया, एग्स हो गए, है ना, इन सब से हमारा क्या मिलता है, B12 मिलता है। उसके बाद हमारा सोर्स क्या होता है B9 का, B9 हमारा किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना। तो हमने देखा कि हमारा सोर्स क्या होता है B12 का, एनिमल प्रोडक्ट्स, और B9 का हमारा सोर्स क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना। उसके बाद हमारे पेशेंट के कोजेज याद करते हैं हम कि हमारे पेशेंट को B12 डेफिशिएंसी क्यों होती है ना। तो B12 डेफिशिएंसी का हमारा सबसे मेन कोज होता है, एक हमारा डाइटरी पैटर्न होता है न्यू, जिसको बोला जाता है हमारा वेगान, है ना। क्या बोला जाता है, वेगान। वेजिटेरियंस अलग होते हैं, वेगान अलग होते हैं ना। वेगान में क्या होता है, ये हमारे पीपल्स दे कांट कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क नहीं पीते, है ना, एग नहीं खाएंगे, तो इनको क्या बोला जाता है, वेगान बोला जाता है। तो इन व्यक्ति में हमारा सबसे ज़्यादा हमारी B12 डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, ये भी हमारा एक कोज होता है किसका, B12 डेफिशिएंसी का। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो हमारा डेफिशिएंट होता है ना, मतलब उसके खिलाफ हमारी एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीबॉडी दे आर किलिंग इंट्रिंसिक फैक्टर, तो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाता है, तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट में। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम, है ना, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम, ठीक है। तो आपने देखा वेगान हो गया, परनीशियस एनीमिया हो गया, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम हो गया, और उसके बाद हमारा क्या होता है, फिश टेपवर्म, है ना, क्या बोला जाता है, डीलेटूम। ये भी हमारा क्या कर सकता है, ये भी हमारा B12 डेफिशिएंसी कर सकता है। तो फिश टेपवर्म डीलेटूम, है ना, फिश टेपवर्म डीलेटूम। इसी तरीके से हम कोजेज याद करेंगे B9 डेफिशिएंसी के। B9 डेफिशिएंसी हमारी पेशेंट को क्यों होती है, एक तो हमारा मेन कोज होता है एल्कोहल कंजप्शन, है ना। जब हमारा पेशेंट एल्कोहल इनटेक करता है तो इसके कारण क्या होता है, हमारा B9 अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो एल्कोहल इनटेक के कारण हमारे पेशेंट को B9 डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद हमारी कुछ ड्रग्स होती है जो कि हमारी इंटरफेयर करती है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ B9, है ना। तो इसमें याद रखेंगे हम, मैथोट्रेक्सेट होती है हमारी, मैथोट्रेक्सेट। उसके बाद हमारी होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCPs, है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे याद रखेंगे हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, कौन सी, फेनेंटोइन, है ना, फेनेंटोइन। ये हमारी क्या होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। तो हमने देखा एल्कोहल इनटेक, मैथोट्रेक्सेट, OCPs, फेनेंटोइन, है ना, इनके कारण हमारे पेशेंट में क्या हो सकती है, B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा B9 होता है, जब ये हमारा डाइट में पेशेंट खाता है इसको, मतलब
डाइट में जब हमारा आता है B9, तो ये हमारा किस में होता है, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड। बहुत सारे ग्लूटामिक एसिड हमारे फोलिक एसिड से चिपके होते हैं, तो इसको बोला जाता है पॉलीग्लूटामेट फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड। और ये हमारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है ना। तो उसके बाद ये हमारा जब हमारी बॉडी में ये आ जाता है, तो उसके बाद ये हमारा कन्वर्ट होता है इसकी एक्टिव फॉर्म में, है ना। तो हम यहाँ पे एक वन लाइनर MCQ लिखते हैं, मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ B9, है ना, मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड, है ना। तो मोस्ट एक्टिव फॉर्म हमारी क्या होती है, फोलिक एसिड की, है ना। तो ये हमारी होती है मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट। क्या होती है, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट, है ना, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट। तो जो हमारी मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट होती है, ये हमारी क्या होती है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है हमारी किसकी, फोलिक एसिड की। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फंक्शन हमारा क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ B9 एंड B12। ये हमारे क्यों रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, है ना। तो B9 और B12 हमारे क्या करते हैं, ये हमारे DNA सिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं ना। तो हमारा हो गया DNA सिंथेसिस एंड न्यूक्लियर मैचुरेशन। तो फंक्शन हमारा क्या रहने वाला है, DNA सिंथेसिस और न्यूक्लियर मैचुरेशन, है ना, DNA सिंथेसिस एंड न्यूक्लियर मैचुरेशन, ठीक है। तो विटामिन B9 एंड B12 इज़ रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस एंड DNA मैचुरेशन और न्यूक्लियर मैचुरेशन, है ना। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। हमारे पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो हमारे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, दोनों के क्लिनिकल फीचर्स हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले होता है मैक्रोओवेलोसाइटोसिस, है ना। क्या होता है, मैक्रोओवेलोसाइटोसिस। तो मैक्रोओवेलोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे RBC होते हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, बिग साइज RBC, है ना, बिग साइज RBC कंटेनिंग इमैच्योर न्यूक्लियर मटेरियल, है ना, कंटेनिंग इमैच्योर न्यूक्लियर मटेरियल, है ना, कंटेनिंग इमैच्योर न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये हमारा होता है मैक्रोओवेलोसाइटोसिस। उसके बाद हमारा दूसरा फीचर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, होवल जोली बॉडीज़ देखने को मिलती है ना। क्या देखने को मिलता है, होवल जोली बॉडीज़, है ना। ये हमारे क्या होते हैं, होवल जोली बॉडीज़। RBC के अंदर हमारा न्यूक्लियर रेमिनेंट प्रेजेंट होता है ना, तो ये हमारी क्या होती है, होवल जोली बॉडीज़। तो न्यूक्लियर रेमिनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द RBC, इसको हमारा क्या बोला जाता है, होवल जोली बॉडीज़ बोला जाता है ना। उसके बाद हमारी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, है ना। क्या देखने को मिलती है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। आप लोग मेरे को बताओ कि जो हमारी नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स होती है ना, नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स में हमारे कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स। तो नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स में हमारे कितने लोब प्रेजेंट होते हैं, 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं ना। कितने प्रेजेंट होते हैं, 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे हमारी क्या देखने को मिलती है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, 6 और मोर देन 6, है ना। तो 6 और मोर देन 6 हमारे लोब्स देखने को मिलते हैं न्यूट्रोफिल्स में। इसको हमारा क्या बोला जाता है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो इन तीनों चीज़ों को हमारा क्या बोला जाता है, क्लिनिकल ट्रायड ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, है ना। तो हम दोबारा रिवीजन करेंगे, मैक्रोओवेलोसाइटोसिस, उसके बाद हो गया हमारा होवल जोली बॉडीज, उसके बाद हो गया हमारा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, है ना। कितने से ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे 6 से ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारी बिग साइज RBC है ना, बिग साइज RBC क्या बोलेंगे, मैक्रोओवेलोसाइटोसिस, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे लोब गिनेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और हमारे नॉर्मली कितने प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स में, 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं ना। और यहाँ पे हमारे कितने हैं, 8 है। तो इसको क्या बोला जाएगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। उसके बाद हमारा RBC में न्यूक्लियर रेमिनेंट प्रेजेंट है ना, इमैच्योर न्यूक्लियर रेमिनेंट। इसको हमारा क्या बोला जाता है, होवल जोली बॉडीज़, है ना। क्या बोला जाता है, होवल जोली बॉडीज़, है ना। क्या बोला जाएगा, होवल जोली बॉडीज़, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे और हमारे क्या होते हैं क्लिनिकल फीचर्स इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो हमारा क्या होता है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग प्रेजेंट होती है ना, बेजोफिलिक स्टिपलिंग, बेजोफिलिक स्टिपलिंग प्रेजेंट होती है। और हमारा क्या देखने को मिलता है, कैबोट रिंग देखने को मिलती है ना। कैबोट रिंग हमारी कैसी दिखती है, कैबोट रिंग हमारी RBC में ऐसे दिखती है ना, फिगर ऑफ 8 के जैसी दिखती है ना। तो हमारा फिगर ऑफ 8 हो सकता है, बहुत बार हमारा फिगर ऑफ 8 ना दिख के ये हमारी ऐसी सर्कुलर भी दिख सकती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी कैबोट रिंग है ना, तो ये हमारा फिगर ऑफ 8 के जैसी दिखती है ना। इसको क्या बोलेंगे, कैबोट रिंग बोलते हैं ना, कैबोट रिंग।
ये हमारी कैबोट्रिंग हो गई, ये हमारी होवल जोली बॉडीज़ होगी, ठीक है, होवल जोली बॉडीज़। और ये हमारी क्या है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है ना, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए B9 डेफिशिएंसी को फ्रॉम B12 है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है सब एक्यूट डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोला जाता है, सब एक्यूट डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ना, सब एक्यूट डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, SACD है ना। ये हमारा देखने को मिलता है किस में, ये हमारा देखने को मिलता है B12 डेफिशिएंसी में है ना। तो सब एक्यूट डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हमारा किस में देखने को मिलता है, B12 डेफिशिएंसी में। और हमारा यहाँ पे कौन सा कॉलम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, तो डोर्सल कॉलम होता है ना, डोर्सल कॉलम हमारा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है ना, डोर्सल कॉलम हमारा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन सब एक्यूट डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो हमने देखा कि हमारे B12 के पेशेंट में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि हमारे फीचर्स ऑफ मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया है ना, मतलब मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया के हमारे फीचर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारा बिग साइज RBC है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है, होवल जोली बॉडीज़ है। तो फीचर्स ऑफ मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया प्लस हमारे पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम प्रेजेंट है ना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हमारे क्या हैं, जो हमने अभी पढ़ा है ना, सब एक्यूट डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा डायग्नोसिस बन जाता है कि हमारे पेशेंट को क्या है, B12 डेफिशिएंसी प्रेजेंट है ना, हमारे पेशेंट को B12 डेफिशिएंसी प्रेजेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे पेशेंट में फीचर्स प्रेजेंट है B12, फीचर्स ऑफ मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया है ना, फीचर्स हमारे दिए हुए हैं किसी क्वेश्चन में मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया के, बट हमारा उसमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है ना, नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो हमारा कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पेशेंट में डायग्नोसिस क्या बनता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है ना, क्या होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। तो हमने देखा कि अगर हमारे मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया के साथ अगर हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है तो हमारा डायग्नोसिस क्या होता है, B12 डेफिशिएंसी। और अगर हमारे पेशेंट में फीचर्स ऑफ मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया दिए हुआ है और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हम एक बायोकेमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि हमारी होती है मिथाइल मेलियोनिल कोए है ना, मिथाइल मेलियोनिल कोए से हमारा बनता है सक्सिनाइल कोए है ना, क्या बनता है हमारा, सक्सिनाइल कोए है ना। और इस रिएक्शन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है किसकी, B12 की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो मिथाइल मेलियोनिल कोए से हमारा बनता है सक्सिनाइल कोए, और ये जो हमारा सक्सिनाइल कोए होता है ये हमारा रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन है ना, ये हमारा क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। और माइलिन का हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ माइलिन है ना। तो माइलिन का हमारा फंक्शन क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस है ना, क्या करेगा, फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस, फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस। तो हमने देखा कि हमारी मिथाइल मेल्यूनिल कोए से सक्सिनाइल कोए बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12, और सक्सिनाइल कोए हमारा क्या बनाता है, माइलिन बनाता है। और ये माइलिन का हमारा फंक्शन क्या होता है, फास्टर कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सिस है ना। और यही माइलिन हमारा किस में प्रेजेंट होता है, CNS में भी और PNS में भी है ना। सो माइलिन इज प्रेजेंट है ना, माइलिन हमारा प्रेजेंट होता है CNS में भी एज वेल एज PNS में भी है ना। तो माइलिन हमारा प्रेजेंट होता है CNS में भी और PNS में भी। उसके बाद आप मेरे को दो क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, विच सेल्स इन CNS है ना, कौन सी सेल्स होती है हमारी CNS में रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन है ना, हमारी कौन सी सेल्स होती है CNS में जो कि हमारी क्या करती है, फॉर्मेशन करती है माइलिन का, बताओ कौन सी सेल होती है, ये हमारी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ना। कौन सी होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट इन CNS आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन
ऐसे ही आप मेरे को बताओ कि हमारी कौन सी सेल्स होती है, विच सेल्स इन पीएनएस, है ना, कौन सी सेल्स होती है हमारी पीएनएस में जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, है ना, माइलिन इन पीएनएस। तो हमारी कौन सी सेल्स होती है पीएनएस में जो कि हमारी फॉर्मेशन करती है माइलिन का इन पीएनएस, ये हमारी कौन सी होती है, स्वान सेल्स, है ना, कौन सी होती है, स्वान सेल्स। तो हमने देखा स्वान सेल इन पीएनएस एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन सीएनएस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, डायग्नोसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी आरबीसी होती है वो हमारी कैसी होती है, मैक्रोवेलोसाइटोसिस, मतलब हमारी आरबीसी साइज में बड़ी होती है ना। तो हमारी जो एमसीएच होता है, एमसीएच की वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे इंक्रीज होती है और एमसीवी की वैल्यूज़ भी हमारी यहाँ पे क्या होती है, वो भी हमारी इंक्रीज होती है। तो हमने देखा कि एमसीएच की वैल्यू बड़ी होती है, एमसीवी की वैल्यू बड़ी होती है ना। बट हमारा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जितना हमारा एमसीएच बड़ा होता है उतना ही हमारा एमसीवी बड़ा होता है ना। तो एमसीएच इंक्रीज हुआ, एमसीवी भी इंक्रीज हुआ, है ना। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, एमसीएचसी की वैल्यू हमारी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। सो हमारी एमसीएचसी की वैल्यूज़ यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है ना। उसके बाद हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की एक रिएक्शन और पढ़ते हैं जो कि हमारा हो गया होमोसिस्टीन, है ना, होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, मीथियोनिन में, मीथियोनिन में। होमोसिस्टीन हमारा कन्वर्ट होता है मीथियोनिन में इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 और विटामिन B9, है ना। तो होमोसिस्टीन से हमारा बनता है मीथियोनिन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B9 और B12, है ना। तो अब अगर हमारे पेशेंट में B12 की डेफिशिएंसी होगी तो भी हमारा मीथियोनिन नहीं बनेगा और B9 की डेफिशिएंसी होगी तो भी हमारा मीथियोनिन नहीं बनेगा, है ना। तो हमारे पेशेंट में क्या होंगे, होमोसिस्टीन के लेवल बढ़े हुए होते हैं, है ना। होमोसिस्टीन के लेवल्स हमारे इंक्रीज होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, B12 में भी और B9 में भी। अब हमने देखा था कि जो हमने पहली बायोकेमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ी थी, मिथाइल मेल्योनिल कोए से हमारा बनता है सक्सिनाइल कोए, है ना। तो हमने देखा था इस रिएक्शन के लिए हमारी रिक्वायर्ड होती है B12, बट अगर हमारा B12 नहीं होगा तो हमारा सक्सिनाइल कोए नहीं बनेगा और हमारे मिथाइल मेल्योनिल कोए के लेवल हमारे इंक्रीज कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल मेल्योनिल कोए, है ना, मिथाइल मेल्योनिल कोए, है ना। तो मिथाइल मेल्योनिल कोए के लेवल्स हमारे इंक्रीज्ड होते हैं, है ना, इंक्रीज्ड होते हैं ब्लड में और यूरिन में, ब्लड में और यूरिन में इन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। तो एक टेस्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होता है, शिलिंग टेस्ट, है ना। क्या होता है, शिलिंग टेस्ट। मतलब इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं होता है इस टेस्ट का, बट हमारा ये यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंशिएटिंग द कोजेज ऑफ B12 डेफिशिएंसी, है ना। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं कोजेज ऑफ B12 डेफिशिएंसी बाय शिलिंग टेस्ट, है ना। तो ये हमने देखा B12 के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फोलिक एसिड, है ना। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के लिए हमारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एक तो हमारा हो गया यहाँ पे सीरम फोलेट के लेवल्स हमारे यहाँ पे डिक्रीज होते हैं ना, सीरम फोलेट लेवल्स। तो सीरम फोलेट लेवल्स हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं, डिक्रीज होते हैं ना। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे RBCs फोलेट लेवल्स, है ना। RBC फोलेट लेवल्स हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं, डिक्रीज होते हैं ना। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है मोर रिलायबल टेस्ट, क्या होता है, मोर रिलायबल टेस्ट। तो मोर रिलायबल टेस्ट हमारा क्या होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के। तो मोर रिलायबल टेस्ट हमारा क्या होता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के लिए, RBC फोलेट लेवल्स, है ना। क्या होता है, RBC फोलेट लेवल्स, है ना। उसके बाद हमारा एक टेस्ट किया जाता है यहाँ पे, क्या बोला जाता है, फिग्लू टेस्ट, है ना। क्या बोला जाता है, फिग्लू टेस्ट। F से फिग्लू और F से हमारा फोलिक एसिड, है ना। F से फिग्लू और F से हमारा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो फिग्लू टेस्ट हमारा किस में किया जाता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में किया जाता है। और इसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, फिग्लू के लेवल्स हमारे यहाँ पे इंक्रीज होते हैं ना। तो फिग्लू के लेवल्स हमारे यहाँ पे कैसे रहने वाले हैं, इंक्रीज रहने वाले हैं। फिग्लू की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, है ना, फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, है ना। क्या होता है, फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड। तो हमने देखा कि हमारे मिथाइल मेल्योनिल कोए के लेवल्स इंक्रीज होते हैं B12 में और RBC फोलेट के लेवल्स हमारे डिक्रीज होते हैं B9 डेफिशिएंसी में, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी बोन मैरो में क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, बोन मैरो फाइंडिंग इन मैक्रोसाइटिक एनीमिया, है ना। तो हमारी यहाँ पे बोन मैरो कैसी हो जाती है, हाइपर सेल्यूलर हो जाती है ना, हाइपर सेल्यूलर मैरो, है ना।
तो हमारी कैसी हो जाती है, बोन मैरो हाइपर सेलुलर हो जाती है। और हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, पैनसाइटोपिनिया की मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है ना। पैनसाइटोपिनिया, यहाँ पे हमारा क्या होता है, WBC, प्लेटलेट, RBC है ना, तीनों चीज़ें हमारी क्या कर जाएंगी, डिक्रीज़ कर जाती है। जब हमारी तीनों सेल लाइन डिक्रीज़ कर जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, पैनसाइटो मैनिफेस्टेशन है ना, पैनसाइटोपिनिया मैनिफेस्टेशन। उसके बाद हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं इस पेशेंट का, अगर हमारे पेशेंट को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे क्या देंगे, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है ना, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। और अगर हमारे पेशेंट को विटामिन B12 डेफिशिएंसी प्रेजेंट है तो क्या दिया जाता है, B12 सप्लीमेंटेशन है ना, क्या देते हैं, B12 सप्लीमेंटेशन, ठीक है, B12 सप्लीमेंटेशन देते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट में फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्लस विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन, ठीक है। नोट करके हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट और लिखेंगे कि हमारा पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है ना, पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया में हमारा क्या होता है, B12 की डेफिशिएंसी होती है। क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा डेफिशिएंस होता है, ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण हमारी क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की। यहाँ पे हमारा होता क्या है, B12 हमारा कंबाइन करता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा कौन बनाता है, पैराइटल सेल्स बनाती है ना। तो हमारी यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन जाती है शरीर में, जो कि हमारी क्या करेगी, इंट्रिंसिक फैक्टर को किल करने लग जाएगी या फिर हमारी पैराइटल सेल्स को किल करने लग जाती है। तो इसके कारण हमारे पेशेंट में क्या हो जाती है, B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ट्रीटमेंट हमारे इस पेशेंट में क्या दिया जाता है, पर्नीशियस एनीमिया में, मतलब हम यहाँ पे ओरल B12 देंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनी हुई है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया जाता है, पेरेंट्रल B12 दिया जाता है ना। तो इंट्रामस्कुलर हमारा बेस्ट होता है ना, इंट्रामस्कुलर B12। तो इंट्रामस्कुलर B12 हमारे यहाँ पे बेस्ट होता है ना, इंट्रामस्कुलर B12 हमारे यहाँ पे बेस्ट होता है। उसके बाद आप मेरे को एक चीज़ बताना, जैसे कि एक केस पढ़ते हैं, एक केस में क्या हुआ कि हमारे पेशेंट को क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी प्रेजेंट है। डॉक्टर हमारा क्या मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि हमारे पेशेंट को B12 डेफिशिएंसी प्रेजेंट है या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, तो इसको क्या दे दिया, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे दिया। हमारे पेशेंट को क्या था, B12 डेफिशिएंसी प्रेजेंट थी। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, जब हमारे पेशेंट को फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं तो जो हमारे B12 के न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं ये हमारे वर्सन कर जाएंगे, है ना। तो फोलिक एसिड हमें कभी भी अकेले नहीं देना होता है, नेवर गिव फोलिक एसिड अलोन, है ना। फोलिक एसिड कभी भी हम अलोन नहीं देते हैं क्योंकि ये हमारा क्या कर देता है, ये हमारा वर्सन्स कर देता है ना, वर्सन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है ना, वर्सन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ B12 डेफिशिएंसी है ना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ B12 डेफिशिएंसी। अगर ये हमारा पेशेंट B12 डेफिशिएंसी का हुआ और हमने इसको फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिए तो इसके कारण हमारे क्या होंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे वर्सन कर जाते हैं ना। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो हमारा फोलिक एसिड होता है वो हमारा रिक्वायर्ड होता है बिफोर कंसेप्शन, है ना। तो फोलिक एसिड हमारे रिक्वायर्ड होता है बिफोर कंसेप्शन। बिफोर कंसेप्शन हमारी इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि ये हमारा प्रिवेंट करता है, ये हमारा प्रिवेंट करता है जो कि हमारे होते हैं एननसिफेली वगैरह, है ना। ये हमारा प्रिवेंट करता है एननसिफेली से, एननसिफेली है ना। ये हमारे क्या होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो हमने देखा कि हमारा फोलिक एसिड दिया जाता है बिफोर कंसेप्शन क्योंकि हमारा क्या करता है, बच्चे में जो हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है ना। तो हमने ये पढ़ा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आप इसको मतलब ऐसी टेबल में याद करो B9 डेफिशिएंसी को B12 के साथ, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, है ना। थैंक यू।